नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। पिछली बार जब 7वें फेज की वोटिंग हुई थी तो बीजेपी 300 के पार चली गई। इस बार मोदी को 400 पार पहुंचाएगी 7वें फेज की वोटिंग या नहीं, आज इसके बारे में बात है। यूपी, बंगाल और ओडिशा 7वें फेज में ऐसा क्या है जो बड़ा खेला होगा, आज उसके बारे में बात होगी। पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप क्यों मच गया। नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद 6 महीने में सियासी तूफान की भविष्यवाणी क्यों कर दी। यानी 7वें फेज और चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर का चर्चा। इसके बाद ऐसी तस्वीरें आ गई कि केजरीवाल पानी पानी हो जाएंगे। भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में वो हो रहा कि केजरीवाल का गला सूखेगा, आज इसका चैप्टर भी है। साथ ही 50 डिग्री की गर्मी में दनादन क्यों फटने लगे हैं घरों के एयर कंडीशनर। घरों में आग लग रही है। आपके घर के एसी में भी टाइम बॉम्ब तो नहीं लगा हुआ है, यह चैप्टर जरूर देखिएगा। भयंकर गर्मी पर वो चैप्टर जो नहीं देखा तो बहुत पछताएंगे बॉस। और साथ ही मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अंबानी के बेटे की शादी का कार्ड आ गया है। ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखेगी, आज उसका चैप्टर भी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में 10 साल की सजा हो गई। यह मामला 2016 का है, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर इलाके में कॉलोनी बनाने के लिए कई लोगों के घरों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया गया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीड़ितों ने केस दर्ज कराया, जिस पर आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस बेकाबू होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। भारत ने स्पेस मिशन में आज नया इतिहास रच दिया। चेन्नई के एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने देश में बने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग कर दी। श्रीहरिकोटा में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की मदद से रॉकेट को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग को देश के लिए गर्व का पल और युवा शक्ति के लिए टैलेंट का सबूत बताया। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। यह मैच न्यूयॉर्क के आइजनहावर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने लोन वुल्फ अटैक की धमकी दी। इन धमकियों की खबरों के बीच वर्ल्ड कप को लेकर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आज एक बार फिर 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया। यह टेस्ट सी ऑफ जापान में किया गया। दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने भी मिसाइल टेस्ट की पुष्टि की है और इसे इलाके की शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पिछली बार 300 पार, इस बार मोदी को 400 पार पहुंचाएगी क्या 7वें फेज की वोटिंग। यूपी, बंगाल, ओडिशा 7वें फेज में ऐसा क्या जो बड़ा खेला होगा। पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप क्यों मच गया। नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद 6 महीने में किस सियासी तूफान की भविष्यवाणी की है और क्यों की है, सबसे पहले इसका चैप्टर। – 2024 के चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया बॉस। अब कोई प्रचार नहीं। 2 महीने तक सबने धुआंधार प्रचार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 73 साल की उम्र के बावजूद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया। युवा नेताओं को पीछे छोड़ दिया। अब प्रचार का चैप्टर तो क्लोज हो गया है, लेकिन अभी बची है फाइनल फेज की वोटिंग जो परसों होने वाली है। और इसके बाद 4 जून को जनता का फैसला आएगा जब ईवीएम खुलेगी और रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट वाले दिन आपको नवभारत देखना है। सुबह से मैं भी रहूंगा, आपको सबसे तेज नतीजे और साथ ही विश्लेषण के साथ नतीजे बताता चलूंगा। हालांकि 4-5 दिन की और बात रह गई है। सब पता चल जाएगा कि किसकी मेहनत के कितने नंबर जनता ने दिए हैं। लेकिन पूरी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। अभी लास्ट फेज की वोटिंग होनी है और ये वोटिंग कहां होनी है,
पहले आपको वो बताऊं, उससे पहले ये तस्वीरें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं और इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है। इसको लेकर हंगामा हो गया है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि लास्ट फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल की 9 सीटों पर मतदान है, बिहार की 8 सीट है, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग है, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। लास्ट फेज में कई सुपर हॉट सीट्स हैं, जिसमें 1 जून को वोटिंग होगी। जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, इसमें लास्ट फेज में वोटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, वहां पर रवि किशन कैंडिडेट है, उनके लिए वोट पड़ेगा या नहीं, यह पता चल जाएगा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सीट गाजीपुर है आखिरी चरण में। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सीट कोलकाता की डायमंड हार्बर, यहां वोट पड़ेगा 1 जून को। चंडीगढ़ की सीट, जहां पर मनीष तिवारी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। हिमाचल की मंडी की सीट, जहां से कंगना रनौत कैंडिडेट है। हिमाचल की हमीरपुर सीट, जहां से अनुराग ठाकुर कैंडिडेट है। और बिहार की चर्चित काराकाट सीट, जहां से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट बनकर उतरे। बिहार की पाटलिपुत्र की सीट, जहां लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती कैंडिडेट है। पंजाब की जालंधर की सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कैंडिडेट है। पंजाब की बठिंडा की सीट, हरसिमरत कौर के लिए वोट पड़ेगा यहां। अमृतसर सीट से बीजेपी के तरणजीत सिंह संधू कैंडिडेट हैं, जो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। यानी 1 तारीख को आखिरी चरण जरूर है मतदान का, लेकिन कई हाई प्रोफाइल चेहरों के लिए वोट पड़ेंगे। और यह लास्ट फेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार इसी फेज ने बीजेपी को 300 के पार पहुंचा दिया था। लास्ट फेज में 57 सीटें हैं और पिछली बार इन 57 सीटों पर क्या रिजल्ट रहा था, आपको वो भी याद दिला देता हूं। और कैसे यह आखिरी फेज, अगर बीजेपी ने इसे डिकोड कर लिया, इसमें इंप्रूव कर लिया, तो नरेंद्र मोदी के दावों को 400 पार या 400 के करीब उसमें मदद मिलेगी। जैसे 7वां चरण जो है, इसमें टोटल 57 सीट है, 57 सीट जिस पर वोटिंग होनी। और 2019 का रिजल्ट क्या था? 2019 में इन 57 सीटों में बीजेपी जो है वो जीत पाई थी 26 जीती थी। 57 में से मात्र 26, मात्र तो नहीं है लेकिन बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कम है। इसमें टीएमसी ने 9 सीटें जीती थी, जो बंगाल की 9 सीट टीएमसी ने जीत ली थी। कांग्रेस ने भी इस फेज में 8 सीटें हासिल की थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने प्रदर्शन ठीक किया था। और बीजेडी को 4 सीट मिली। एनडीए को अगर आप मिला लें, इसमें अगर आप देखें कि एनडीए वर्सेस इंडी करेंगे, तो एनडीए के खाते में कितनी सीट आई थी? 30 सीट। और जो इंडी आज का है, इंडी अलायंस, उसके पास कितनी सीट आई थी? जिसमें इंडी प्लस टीएमसी कर लीजिए, प्लस टीएमसी इज इक्वल टू 19, और अदर्स को 8 सीट आई। तो ये 57 सीटों वाले आखिरी फेज का हाल है। इस फेज में बीजेपी और एनडीए के पास अपनी सीटें बढ़ाने का मौका। अगर आप देखें, बीजेपी ने 26 सीट जीती थी और एनडीए ने 30, यानी उनके पास यहां पर 27 सीट गेन करने का मौका है। और अगर वो ये 27 सीट गेन कर पाते हैं, तो फिर जो दावे अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस तरफ वो बढ़ सकते हैं। लास्ट फेज में अरविंद केजरीवाल का भी टेस्ट होना है, क्योंकि लास्ट फेज में पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। और पंजाब इतना अहम राज्य है, इसलिए आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बड़े बड़े नेताओं ने पंजाब को ही चुना। पीएम मोदी ने अपनी आखिरी रैली के लिए पंजाब को चुना। राहुल गांधी ने भी प्रचार के आखिरी दिन पंजाब में अपनी ताकत दिखाई। अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ, सब पंजाब में थे बॉस आज लास्ट दिन। यानी सारी पार्टियों के फोकस में इस वक्त पंजाब है। और पंजाब को लेकर इसलिए बहुत बज़ है क्योंकि इस बार पंजाब में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब ऐसा राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल के उनके अपने खुद के फैक्टर का टेस्ट होना है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल बाजी मार लेते हैं विधानसभा में, लेकिन आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ जाती है। क्या यही हाल पंजाब में होगा? साथ ही पंजाब की 2.5 साल पुरानी भगवंत मान सरकार के कामकाज का भी टेस्ट इस चुनाव में हो जाएगा। दूसरी बात, पंजाब में करीब 3 दशक बाद बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में।
इस बार उनका अकाली दल से कोई गठबंधन थोड़ी है। इस चुनाव में बीजेपी के अकेले लड़ने का भी टेस्ट हो जाएगा। पंजाब का मुकाबला इसलिए भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहां इंडी गठबंधन की दो पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। पंजाब में बीएसपी भी पहली बार अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए बीएसपी को पंजाब में कम करके नहीं आंक सकते। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी पिछली बार। आम आदमी पार्टी को 1 सीट गई थी, बीजेपी को 2 सीट आई थी और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी पंजाब गए और पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों थे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी की और अब इनके साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी जुड़ गई। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि आज केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से ये कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। यानी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी पैदा हुई है। पंजाब में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में कांग्रेस पर सीधे अटैक करने से तो बच रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर जमकर हमले कर रहे हैं। पंजाब में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कैसे पीएम मोदी पर हमला बोला, वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आखिरी फेज की वोटिंग से पहले पीएम मोदी को लेकर विपक्ष क्यों छाती पीट रहा है। पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। खैर, ये अपने अपने दावे लोग कर रहे हैं और ये बयानबाजी तो अब खत्म हो गई क्योंकि प्रचार ही खत्म हो गया। लेकिन इंडी गठबंधन का रोना बंद नहीं हुआ। रोना धोना अब नया रोना धोना शुरू किया इन लोगों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी जाने पर, वहां मेडिटेशन करने पर भी ये लोग छाती पीट रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि लास्ट फेज की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने पहुंच गए और वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी की यही तस्वीरें चलेंगी टीवी पर। लेकिन सवाल तो यह है कि जब इंडी गठबंधन खुद ही मान रहा है कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, अभी बोले ना केजरीवाल की मोदी जी चले गए, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि 6 फेज में मोदी जी निपट गए, तो भाई लास्ट फेज में मोदी जी कन्याकुमारी में मेडिटेशन करें, होनोलुलु में करें, उससे क्या फर्क पड़ना। आप तो कह रहे हो वो हार चुके हैं और ऊपर से मेडिटेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मेडिटेशन करते हुए देखकर लोग बीजेपी को वोट करने लग जाते हैं। भाई राहुल गांधी भी मेडिटेशन करें, कांग्रेस को वोट पड़वाएं। अरविंद केजरीवाल मेडिटेशन करें, आम आदमी पार्टी को वोट पड़वाएं। ममता बनर्जी मेडिटेशन करें, टीएमसी को वोट पड़वाएं। अगर मेडिटेशन करते देखकर लोग वोट करते हैं तो आप भी करिए, किसी ने रोका है? मतलब कुछ भी हिसाब है। एक तरफ कह दीजिए कि मोदी हार रहे हैं, दूसरी तरफ कहिए कि मोदी ध्यान लगाकर वोट ले लेंगे। अरे वोट ले लेंगे तो हार ही गए तो क्या कर लेंगे? देखिए, असल में इंडी गठबंधन के कमजोर कॉन्फिडेंस को यह दिखाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और इसी वजह से वो रिलैक्स हो रहे हैं, चले गए वो मेडिटेशन करने। इसी वजह से चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने कन्याकुमारी गए। 2 दिन तक वो चुनाव की सारी चकल्लत से दूर रहेंगे। पीएम मोदी 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रुकेंगे और यहां मेडिटेशन करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी, एक छोर है देश का, एक छोर पर बैठकर मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते उनको देखकर पब्लिक टीवी पर वोट दे देगी बीजेपी को, तो जब वो अभी 2 महीने प्रचार किए हैं तो सोचिए कितना वोट पड़ा होगा इन लोगों के लॉजिक के हिसाब से। आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने से पहले पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के भगवती अम्मा मंदिर में दर्शन किए।
पीएम मोदी ने धोती और अंगवस्त्र पहनकर पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा पाठ किया, आरती की, मंदिर में परिक्रमा भी। जिस रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हैं वो बहुत ऐतिहासिक है। दरअसल यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1892 में ध्यान लगाया। स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रात तक यहां ध्यान लगाया था। विवेकानंद जी ने जिस चट्टान पर ध्यान लगाया था उसी पर रॉक मेमोरियल बना हुआ है। इस चट्टान को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी। माना जाता है कि इसी चट्टान पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। विवेकानंद मेमोरियल में 2 मुख्य भवन हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम के अंदर ही ध्यान मंडपम है जहां 6 कमरे मौजूद हैं। इसी ध्यान मंडपम में पीएम मोदी आज रात से ध्यान मग्न हो जाएंगे। लेकिन इस पे भी हंगामा है विपक्ष का। रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने विकसित भारत का सपना देखा। अब पीएम मोदी भी यहीं ध्यान लगाने पहुंचे हैं, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराने वहां गए। समंदर के बीच एक बड़ी सी शिला पर बना यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है। आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कन्याकुमारी का ये खूबसूरत बीच, और यहाँ पर 133 फीट की प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशाल प्रतिमा। और यहाँ पर ये विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है जो कि वैसे तो काफी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर कई लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसके अपने आप में भी कई मायने हैं क्योंकि विवेकानंद ने भी यहीं से अपने मेडिटेशन की जो यात्रा है वो की थी, और यही कारण है कि ये उनके ही मेमोरियल में बनाया गया बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है कन्याकुमारी का, और प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने क्या गए, इंडी गठबंधन हैरान परेशान हो गया। इंडी गठबंधन के होश तो ऐसे उड़ रहे हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन नरेंद्र मोदी ध्यान लगाकर कन्याकुमारी में बैठे दिखेंगे और यहां मोदी को वोट पड़ जाएगा। इसलिए विपक्ष ने अब इसके खिलाफ चुनाव आयोग तक में शिकायत की बात कह दी। ममता बनर्जी ने कहा कि ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दूंगी। कांग्रेस नेताओं के दल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को इसकी जरूरत है तो करें, लेकिन कैमरा लेकर ना जाएं। एक बार सुनिए पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर विपक्ष के नेता कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। एक आदमी मौन अवस्था में बैठा रहेगा और ये तस्वीरें अगर टीवी में आ जाएंगी, ये कैसे इनडायरेक्ट प्रचार है भाई। राहुल गांधी भी राम मंदिर में जाएं, बैठ जाएं, वहां लगाएं ध्यान, उसकी भी तस्वीरें आ जाएंगी। ध्यान लगाने से वोट पड़ता है तो पड़ जाएगा। देखिए ये सब करते रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई पहली बार इस तरह से नहीं कर रहा। जब भी चुनाव प्रचार खत्म होता है वो इसी तरह से किसी एकांत वाली जगह पर ध्यान लगाने चले जाते हैं जहां से उन्हें प्रेरणा मिलती। इससे पहले 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम ने ऐसे ही किया था भाई। 2014 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ गए थे, जहां शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई थी और शिवाजी महाराज ने बाघ नख से अफजल खान को मार दिया। इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के खत्म होने से ठीक पहले पीएम मोदी केदारनाथ धाम चले गए थे और वहां एक गुफा में ध्यान लगाया था। अब किसी को ध्यान लगाने या साधना करने से तो नहीं रोक सकते ना। और इतना लंबा कैंपेन करने के बाद अगर कोई नेता कहीं एकांत में रहना चाहता है तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन विपक्ष को तकलीफ हो रही, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे थे घूम घूम के तब बीजेपी को सीटें नहीं आई, नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे तो बीजेपी को वोट पड़ जाएगा। गजब है बॉस। विपक्ष अगर नरेंद्र मोदी जैसा कुछ करना चाहता है तो उन्हें कौन रोक रहा है। वो भी अपने हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन चाहे प्लानिंग हो या फिर आखिरी वक्त तक मेहनत करने की बात, नरेंद्र मोदी के दूर दूर तक विपक्ष सोच भी नहीं पाता। क्योंकि आप देखिए इतना लंबा चुनाव चला, 2 महीने से ज्यादा चला, कैंपेन नेताओं के लिए इस भीषण गर्मी में थका देने वाला रहा, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी उम्र के बावजूद कैसे सबको पीछे छोड़ दिया। अब ये देखिए
नरेंद्र मोदी की इस मेहनत को मानना होगा, क्योंकि इस चुनाव के कैंपेन में उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई दूसरा नेता क्या ही तोड़ेगा। 2024 के इलेक्शन कैंपेन के 75 दिन में नरेंद्र मोदी ने प्रचार के 206 इवेंट किए, जिसमें रैली, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम शामिल हैं। जबकि 2019 के इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114 रैली, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम किए थे। मतलब अगर 400 का टारगेट दिए तो खुद उसमें खुद को झोंके हैं। ये नहीं कि तुम कार्यकर्ता लोग देख लेना हो गया। बॉस 114 2019 में और 206 इवेंट 2024 में, 73 साल की उम्र में। जबकि राहुल गांधी, जिनका इस इलेक्शन में सब कुछ दांव पर लगा है, जिनके सामने लगातार तीसरी बार फेल ना होने का चैलेंज है, उन्होंने पिछली बार के मुकाबले इस बार कम प्रचार किया। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने 125 रैलियां, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम किए थे। जबकि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने 107 रैलियां, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम किए, यानी इन्होंने घटा दिया। फिर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे तो वोट पड़ जाएगा। आपका ध्यान क्यों नहीं है इन चीजों में, पहले यह बताइए। अगर आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के कैंपेन की तुलना करें तो नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में 206 रैली और रोड शो करने के साथ साथ 80 इंटरव्यू दिए, और राहुल गांधी 53 साल की उम्र है, 20 साल कम छोटे हैं नरेंद्र मोदी से। रैली, रोड शो 107 ही किए और 1 इंटरव्यू दिए, 1। विपक्ष का हाल यह है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रचार में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को ही टक्कर नहीं दे पा रहा। नरेंद्र मोदी को क्या देगा। इस चुनाव में अमित शाह ने 221 रैलियां और रोड शो किए हैं, यानी अमित शाह के भी करीब ये लोग नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा अमित शाह ने 118 इंटरव्यू दिए। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में 198 रैली और रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ ने 14 राज्यों में चुनाव प्रचार किया। 2024 का कैंपेन तो खत्म हो गया। अब सबको 1 जून के एग्जिट पोल और 4 जून की काउंटिंग का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई कुछ भी सोचे, नरेंद्र मोदी तो रिजल्ट के बाद अपनी पूरी प्लानिंग करके बैठे। आज पीएम मोदी ने पंजाब की रैली में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद 6 महीने में देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा 6 महीने में राजनीति में भी बड़ा तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 6 महीनों में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देखेंगे। सुनिए कैसे पीएम ने 4 जून के बाद के 6 महीने के लिए क्या कह दिया है, और उसको लेके कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ही होने वाला है। 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे। बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। यानी पीएम मोदी ने यह तो नहीं बताया कि राजनीति में कौन सा तूफान आने वाला है, लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर दे दिए कि अगले 6 महीने में परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी और उनके कार्यकर्ता ही इन पार्टियों को तोड़ देंगे। अगर पीएम मोदी के इन संकेतों को डिकोड करें तो हाल ही में शिवसेना ही परिवारवादी वाली पार्टी है जिसे उसके नेताओं ने तोड़ दिया, और शिवसेना में ठाकरे परिवार के एक छत्र राज को खत्म कर दिया। क्या शिवसेना वाला हाल ही दूसरी परिवारवादी पार्टियों का भी होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? चुनाव में मिली हार के बाद गांधी परिवार के इर्द गिर्द फंसी कांग्रेस पार्टी बिखर सकती है। क्या आरजेडी में लालू परिवार के खिलाफ बगावत हो जाएगी? क्या यूपी में एक और करारी हार के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी? क्या घोटाले के आरोपों में फंसी आम आदमी पार्टी टूट जाएगी?
क्या नवीन पटनायक को अपनी ही पार्टी में बगावत झेलनी पड़ेगी? 4 जून के बाद और क्या क्या होने वाला है, पीएम मोदी ने यह भी बताया। पंजाब की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही उनका 125 दिन का प्लान तैयार है। सुनिए पीएम को। फिर आपको बताता हूं कि पंजाब में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और केजरीवाल को कैसे एक साथ लपेटा। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। यह है नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि भैया 4 जून के बाद 125 दिन में क्या करना है, इसका ऑलरेडी काम इस पर हो चुका है और अभी नतीजे नहीं आए। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है कि 125 दिन का रोड मैप तैयार करके बैठे हैं। इनकी प्लानिंग ही अलग लेवल पे चल रही है। जबकि आप दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की प्लानिंग देखिए। नतीजे आने से पहले 1 जून को इंडी गठबंधन दिल्ली में मीटिंग करेगा, जिसमें संभावित नतीजों के आधार पर रणनीति बनाने पर मंथन होगा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनके गठबंधन की सरकार बनते ही 2 से 3 दिन में पीएम कौन होगा यह तय कर लेंगे। लेकिन यानी अभी उन्हें सरकार बनने का पूरा भरोसा भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए इतना कॉन्फिडेंट है कि यहां शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और वेन्यू फाइनल किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 9 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। साल 2014 और 2019 में तो शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह किसी अलग वेन्यू में हो सकता है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। यह अभी कयास है। इसमें एक विकल्प कर्तव्य पथ भी हो सकता है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके जरिए सरकार अपनी उपलब्धि और विजन को भी दर्शाएगी। लेकिन यह होगा या नहीं, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। 4 जून के बाद कितना पानी बहा इस चुनाव में वो भी तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगले चैप्टर में ऐसी तस्वीरों की बात जिससे केजरीवाल पानी पानी हो जाएगा। भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में वो हो रहा है कि केजरीवाल का गला सूखेगा। अब इसका चैप्टर इस वक्त दिल्ली का हाल यह है कि भयंकर गर्मी, 50 डिग्री की वाली गर्मी के बीच में आप सोचिए दिल्ली में लोग पानी को तरस रहे हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर दिल्ली के पानी की चिंता करने वाली बातें करते थे, वो अब जेल से बाहर भी हैं और फिर भी दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। आप देखिए दिल्ली में पानी का गंभीर संकट हो गया है और केजरीवाल का प्रचार करना अभी भी जारी है। वो प्रचार में बिजी हैं। आज ये हालत है कि दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे पानी की लाइन में लग रहे हैं। बॉस, ये है दिल्ली। आपको दिल्ली का फ्री पानी का बिल वाला मॉडल पता है ना? ये है मॉडल असली दिल्ली का। इतनी प्रचंड गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को भी पानी के लिए मेहनत करनी पड़ रही, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। क्या ये तस्वीरें देखकर केजरीवाल का गला नहीं सूख गया होगा? क्या उन्हें खुद पानी पानी नहीं हो जाना चाहिए ये तस्वीरें देखकर? जरा देखिए एक बार ये तस्वीरें। ये है दिल्ली का हाल। दिल्ली में पानी का संकट वैसे तो पिछले 1 हफ्ते से है, लेकिन अब यह संकट और गंभीर हो गया है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इनमें दक्षिणी दिल्ली, जहां कहते हैं कि भैया बहुत अमीर लोग रहते हैं, उस दक्षिणी दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रेटर कैलाश रईसों का इलाका है, वहां ग्रेटर कैलाश में पानी की दिक्कत। लाजपत नगर, पंचशील पार्क, हौज खास, चितरंजन पार्क, गीता कॉलोनी, चाणक्यपुरी, संजय कैंप, विवेकानंद कैंप, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, ये सारे इलाके शामिल हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इनमें से कई इलाकों में पानी की सप्लाई एक समय में आ रही है, तो कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली में पानी को लेकर लोग किस तरह से परेशान हैं, कैसे जुगाड़ करके पानी जमा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देखिए। यह तस्वीर है चाणक्यपुरी इलाके की, वही चाणक्यपुरी का इलाका जहां कई बड़े बड़े देशों की एम्बेसी हैं। यहीं पर संजय कैंप इलाका है जहां पानी की सप्लाई के लिए टैंकर आता है। तो आप देखिए क्या हाल होता है।
टैंकर से पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन टैंकर आते ही वो रुक भी नहीं पाता है कि लोग जान जोखिम में डालकर टैंकर के ऊपर चढ़कर जंग लड़ रहे हैं पानी के लिए। टैंकर रुकता है तो एक साथ दर्जनों पाइप टैंकर में डाल दिए जाते हैं। ये है दिल्ली का मॉडल जो आपको नहीं बताया जाता। फ्री बिजली, फ्री पानी पता है, ये फ्री की मुसीबत आपको नहीं पता। देखिए एक बार इसको। चाणक्यपुरी के संजय कैंप की एक और तस्वीर देखिए। टैंकर खड़ा है और लोगों की भीड़ देखिए। एक टैंकर से आखिर कितने लोग पानी ले सकते हैं? घर से बाल्टी, डिब्बे, ड्रम जो मिल रहा है लोग लेकर आते हैं और पानी की लाइन में लग जाते हैं। सोचिए, इसी तरह के हालात को बदलने का वादा करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे। अब 10 साल बाद दिल्ली में फिर से पानी के लिए मारामारी दिख रही है। चाणक्यपुरी से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि इसमें भी कैसे सॉल्यूशन की जगह तू मैं चल रहा है दिल्ली के अंदर। हम लेके छोटी बाल्टियां लेकर जो है लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। पानी संकट का मुद्दा अब केजरीवाल सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। कहां तो केजरीवाल दिल्ली की जनता से अपने लिए वोट मांग रहे थे और कहां दिल्ली वाले अब केजरीवाल सरकार से पानी मांग रहे हैं। लोगों का गुस्सा विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में लोगों ने पानी की कमी के मुद्दे पर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अपने साथ मटका लेकर प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और जमकर दिल्ली जल बोर्ड और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। पानी के मुद्दे पर बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली महिला मोर्चा ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पिछले 2 महीने से राजनीतिक नाटक कर रही है। सरकार ने समर एक्शन प्लान लागू नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। सुनिए बीजेपी को, फिर पानी संकट की और तस्वीरें दिखाता हूं और वजह बताता हूं। आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। अगर पानी की कमी दूर नहीं हुई तो इस तरह के प्रदर्शन बाकी जगहों पर भी हो सकते हैं। चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में भी टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है और सबसे बड़ी चुनौती टैंकर से पानी निकालना होता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पानी के लिए एक तरह से लड़ाई लड़नी पड़ती है। टैंकर में पानी के दर्जनों पाइप एक साथ डाल दिए जाते हैं और फिर जिसको जितना पानी मिलता है उसी से वो काम चलाता है। पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी का भी यही हाल है। गीता कॉलोनी में भी लोग टैंकर के भरोसे हैं। टैंकर से जो पानी आ भी रहा है वो बहुत साफ नहीं होता और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि टैंकर भी 10-10 दिन में आता है। दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में भी लोग पानी संकट से परेशान हैं। यहां लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार शराब तो मुफ्त में बांट सकती है, लेकिन पानी नहीं दे पा रही। देखिए बलजीत नगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। केजरीवाल जी वादा किए थे कि हम जीतेंगे तो पानी बलजीत नगर में घर घर में देंगे, लेकिन ये हालात है, देख लो, दारू फ्री बांटा था उन्होंने, पानी नहीं बांटा था। गर्मी में देखो प्यासे मर रहे हैं यहाँ। 2014 से 2024 यानी समथिंग 10 साल हो गया, अभी तक ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इनको नहीं पता है कि दिल्ली निवासियों को कितनी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं मिलता, हम पैसे से खरीद के लाते हैं हमेशा पानी। अगर ये पानी हम सुबह सुबह लाइन लगाना पड़ता है यहाँ पर हमको पानी के चक्कर में। अगर पानी नहीं मिलता हमको दूर दूर जाना पड़ता है, पैसे से पानी लाना पड़ता है। पैसे से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे 5 रुपए गैलन लगभग पानी बिकता है। सबसे बड़ी समस्या है पता क्या है, कि कोई कुछ करना नहीं चाहता। सब अब तो वही लोग जानेंगे, लेकिन पानी की यहाँ दिक्कत है। 2 गैलन भी घर में आ जाए तो ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन 1 बूंद घर में पानी नहीं आती है। ये है बॉस दिल्ली मॉडल। दिल्ली में पानी का संकट क्यों पैदा हुआ और क्या इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में भी जो जानकारी है वो बताता हूं। दिल्ली में पानी की डिमांड 1300 मिलियन गैलन प्रतिदिन है, जबकि पानी की सप्लाई करीब 1000 MGD हो रही है। यानी जितनी डिमांड है उससे 300 MGD कम सप्लाई की बात है। पानी की कमी दूर करने के लिए 587 ट्यूबवेल लगाने की योजना भी बनाई गई थी। कई इलाकों में ट्यूबवेल लग भी चुके हैं, जिससे 19 MGD पानी मिल रहा है, लेकिन अभी भी 259 ट्यूबवेल लगाने हैं, जिसके लिए दिल्ली के वित्त विभाग से पैसे नहीं मिले।
यानी दिल्ली में पानी की सप्लाई और डिमांड का पूरा डेटा सरकार के पास है। पानी की कमी को दूर करने की प्लानिंग भी हुई, लेकिन वो पूरी ही नहीं हो पाई और इस वजह से दिल्ली में आज पानी का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार एक्शन में आती दिख रही है। पानी संकट पर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की और पानी का संकट दूर करने के उपायों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने वाटर टैंकर के लिए एक नंबर जारी किया है। 1916 पर कॉल करके लोग पानी का टैंकर मंगा सकते हैं। आतिशी आज वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच गई, वहां पानी का लेवल चेक किया। आतिशी ने कहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, इसलिए दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आतिशी का कहना है कि हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। सुनिए आतिशी को कि वो क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं, फिर हरियाणा क्या बता रहा है वो भी बताता हूं। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। केजरीवाल जी जब जेल में थे तो ये लोग आके बताते थे कि केजरीवाल जी ने कहा है कि बाहर सब ठीक है ना, गर्मी आने वाली है, हमारे दिल्ली के लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है ना। अगर इतना पहले बोले थे जेल में रहते हुए तो हरियाणा के लोगों से पहले ही बैठ के बात कर लेते। अगर ये सच है कि वो पानी नहीं दे रहे, केंद्र सरकार को पहले ही चिट्ठी लिख देते। दिल्ली में बाढ़ आए तो हरियाणा वालों ने पानी ज्यादा छोड़ दिया। दिल्ली में सूखा पड़ जाए, पानी ना कम हो जाए तो हरियाणा वालों ने पानी नहीं दिया। इनका क्या है बॉस, आप क्या करते हो? केजरीवाल सरकार लगातार कह रही है कि दिल्ली में पानी का संकट हरियाणा की वजह से है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के इस आरोप पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि दिल्ली का जो शेयर है उससे ज्यादा पानी दिया जा रहा है। सुनिए हरियाणा क्या कह रहा है, फिर बताता हूं कि पानी संकट पर अब दिल्ली सरकार करने क्या वाली है। जो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमारा पानी रोक लिया, जो उनका जो कोटा है उस हिसाब से उनको पानी दिया जा रहा है। और ज़्यादा पानी तो गर्मी में देखो हमारे भी संकट रहता ही है, क्योंकि गर्मी के समय में जो पानी की जो क्वांटिटी वो कम मिलती है और कंजम्पशन भी गर्मी के अंदर बढ़ जाती है, तो थोड़ा बहुत जल का संकट गर्मी में रहता है। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, तो अब केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। आतिशी कह रही है कि अब उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आदेश दिया जाए और दिल्ली को ज्यादा पानी मिल सके। सुनिए आतिशी को, फिर दिखाऊंगा कि आम आदमी पार्टी की इस सियासत से दिल्ली वाले कैसे परेशान हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को प्रचार के लिए जेल से बाहर आने दिया जाए, इसके लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट दौड़ रहे थे। लोगों को पानी मिले इसके लिए अभी जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कब दिल्ली वालों को राहत मिलेगी ये तो केजरीवाल सरकार ही जाने, लेकिन दिल्ली वाले तो परेशान हो रहे हैं। कैसे चाणक्यपुरी के इलाके में जुलसती गर्मी में बच्चे भी पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं और वहां क्या हालात हैं, जरा एक रिपोर्ट देखिए। टैंकर्स लेके, ड्रम लेके, छोटी बाल्टियां लेकर जो है लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि नाराजगी भी इस चीज की वजह से सरकार को लेकर है। टैंकर के लिए तो 4 घंटा 5 घंटा रोड पे बैठना पड़ता है, ऐसे धूप में छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठे रहते हैं। औरत सब नाराजगी तो इस बात का है ना, जो हम लोग को गर्मी में पानी टाइम से नहीं मिलता है। तो दिक्कत क्या, बच्चे पानी भरने आते हैं हम लोग तो बच्चे भी साथ भगते हैं, छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर भगते हैं। अच्छा। हाँ जी, परेशानी होती है, रोते हैं फिर बच्चे। टैंकर है वो टाइम पे नहीं आ रहा, सुबह से आप देख रहे हो हम लोग बैठे हुए हैं। कितने टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हो पानी का बेटा? 8 बजे से। 8 बजे से, तो सुबह उठते यहीं आ गए? यस मैम। पानी की व्यवस्था भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, आप देखेंगे कि ये जो पानी है इसमें से झाग निकल रहा है। अब ये पीने को भी लोग मजबूर हैं, इसको पीते कैसे हैं फिर? पी लेते हैं मैम, फ्रिज में लगा कर नहीं, ठंडा कर नहीं, जब पी लेते हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि कहते हैं कि ये झाग वाला पानी है और ये एक आम सी तस्वीर महिलाओं के हाथ में
पानी जो है उठा कर अपने घर को धोती हूँ। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी अपने हाथों से लेके जाएंगी तो पूरे घर भर के लिए पानी कब तक जमा होगा। इतनी 50 डिग्री की गर्मी में बेचारी महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगकर किसी तरह पानी लेकर जा रही हैं, और वो भी झाग वाला पानी, गंदा पानी, ऐसा पानी। चाणक्यपुरी जैसे कई और इलाके हैं जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दिल्ली के पौष इलाकों में बसंत विहार का भी नाम आता है, और यहीं पर कुसुमपुर पहाड़ी इलाका है जहां लोग पीने के पानी के लिए पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं। हफ्ते में ये लोग कह रहे हैं कि एक बार टैंकर आता है और जो पानी मिलता है उसी से पूरे हफ्ते का काम चलाना पड़ता है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी हम कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। साउथ दिल्ली का इलाका है, ये पौष इलाका माना जाता है, वहां पर ये बस्ती है। और यहाँ के हालात अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा देखिए, ये लाइन से जो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं नीले सफेद, ये दरअसल टैंकर के डब्बे हैं। मतलब समझिए इसके अंदर पानी भरे जाते हैं। ये कोई ऐसे डब्बे नहीं जिसके अंदर केरोसिन ऑयल आता है या पेट्रोल आता है या कुछ सामान रखे गए हैं। ये वो डब्बे हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है पानी की, ना तो हमारे यहाँ के विधायक ने कुछ करा, ना सरकार ने कुछ करा। आती है लोग बोर्ड लेकर चले जाते हैं, यहाँ आज तक किसी ने हमारी लाइन ही नहीं डाली। हफ्ते में देते हैं, हफ्ते में एक बार लगता है टैंकर। जो मेन जो पानी है ना टैंकर का, वो नहीं मिल पाता है। पानी मिलेगा जब तो बर्बादी करेंगे। पानी मिले जब बर्बाद होएगा। ऐसे ये देखना, सुबह से पड़ा हमारा पाइप, अभी तक तो टैंकर आया नहीं है। घर घर में टोटियां लगवा दी, पानी आज तक ना आया, वो लाइन भी उखड़ गई। पूरा समय पानी में जाता है, काम धंधा छोड़ के, बच्चों के स्कूल छोड़ के सब पानी में लगा देते हैं। टैंकर पे जाओ तो वहाँ पर कहते हैं कि टैंकर इधर रास्ते खराब है, ये खराब है, पानी नहीं कोई भेजने को तैयार है। दिक्कत तो पानी की हो रही। देखो बोरिंग पर 4-4, 5-5 घंटे लाइन लगाते हैं, 2 कैन पानी मिलता है, टैंकर आते नहीं है। तो पानी जब नुकसान होएगा नहीं, नुकसान क्या करेंगे। 15-15 दिन 16-16 दिन बाद यहाँ पे टैंकर आते हैं, वो भी वहाँ पे जाओ, उनके हाथ पैर जोड़ो, उनकी मिन्नतें करो, तब जाके वो टैंकर भेजते हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग जो हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और उनका कहना है कि जब पानी होगा तब तो चालान कटेगा। ये है बॉस केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल। लोग कह रहे हैं पानी नहीं है, बर्बाद क्या करेंगे बॉस, मिन्नत करके तो पानी मिलता है। लेकिन इसी की चर्चा होती है कि भाई मॉडल है। खैर, आपको बताया, उम्मीद है कि सरकार, केजरीवाल सरकार ये देखेगी, समस्या कुछ करेगी। पाठशाला में अगली क्लास। 50 डिग्री की गर्मी में दनादन फटने क्यों लगे हैं घरों के एयर कंडीशनर। घरों में लग रही है आग। आपके घर के एसी में भी टाइम बॉम्ब तो नहीं लगा है। भयंकर गर्मी पर अब वो चैप्टर जो नहीं देखिएगा तो बहुत पछताइएगा। इस समय पूरे देश में जो गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में कूलर और पंखे सब फेल हैं बॉस। गर्मी से बचाने के लिए इस समय सिर्फ एसी ही एक उम्मीद दिखती है, लेकिन अब तो उसमें भी ब्लास्ट होने की खबरें आने लगी। आग लग जा रही है घरों में। आपको ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर खुद इतना गर्म हो जा रहा है कि बम की तरह फट जा रहा है। आज ऐसे ही घटना नोएडा में हुई है। पहले आप तस्वीर देखिए। यह तस्वीर देखकर आदमी डर जाए बॉस। एसी का रिमोट उठाए तो हाथ कांपने लग जाए। धुआं देखिए कैसे निकल रहा है। नोएडा, दिल्ली से सटे हुए नोएडा की घटना है ये, जहां एक सोसाइटी में अचानक एसी ब्लास्ट होने से पूरे फ्लैट में आग लग गई। यह नोएडा के सेक्टर 100 की घटना है, जहां पर लोटस बुलेवार्ड नाम की सोसाइटी है। इसके एक टावर में 10वें फ्लोर के फ्लैट में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। यह आग बैल्कनी में लगे स्प्लिट एसी की आउटर यूनिट में लगी, और जब तक इस घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक एसी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके से भगदड़ मच गई। धीरे धीरे आग घर के अंदर पहुंच गई और घर का सामान जलकर राख हो गया। आग से निकल रहे काले धुएं की वजह से इस फ्लैट के ऊपर और आसपास के फ्लैट्स में धुआं भर गया। लोगों ने अपने फ्लैट से भागकर जान बचाई। कुछ देर के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब जाकर आग कंट्रोल हुई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया में घूमने लगी, व्हाट्सएप पे आने लगी कि देखो एसी फट गया, कैसे आग लग गई गर्मी में। तो हमें लगा आपको ये चैप्टर बनाकर, ये चैप्टर दिखाकर बताना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इससे बचना कैसे। आप देखिए कि एक एसी में जरा सी लापरवाही ने पूरी सोसाइटी में तांडव मचा दिया बॉस। आग लगने के बाद इस फ्लैट का क्या हाल हुआ है, अब उसकी तस्वीर भी देखिए। इस फ्लैट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये देखिए अंदर की तस्वीर। 9:55 तक इस घर में सब कुछ ठीक था। सुबह 10 बजे एसी में ब्लास्ट हुआ, अब पूरा घर तबाह। इस आग ने पूरे फ्लैट को खंडहर बना दिया।
पूरा फर्नीचर जल चुका है, दीवारों का पेंट उतर गया है, कई जगह दीवारों का प्लास्टर तक उखड़ गया। आप यह भी देखिए कि एक एसी ने इस घर में लाखों रुपए का नुकसान करा दिया। गर्मी के इस मौसम में इन दिनों देश भर में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। एक और वीडियो देखिए, यह 27 मई को मुंबई के बोरीवली इलाके में एक फ्लैट में आग लगने की। यह आग भी अचानक एसी के आउटर यूनिट में ब्लास्ट से लगी थी। यह देखिए, मुंबई की घटना दिखा रहा हूं आपको। और ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे आग पूरे घर में फैलती चली गई, जिससे पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया, राख हो गया। यानी एक घटना नहीं है कि एसी ब्लास्ट कर गया, ऐसी कई घटनाएं आई हैं। और आग लगने की भी घटनाएं आ रही हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। पटना में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। पटना के फ्रेजर रोड पर एक अपार्टमेंट है, उसके 9th फ्लोर पर देखिए कल आग लग गई थी। आग लगने के बाद फ्लोर पर ऐसा हंगामा मचा कि पूछिए मत। चारों तरफ अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, यार बॉस आग लग गई, आइए दौड़ के। 20 फायर टेंडर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में एक आदमी फ्लैट में फंस गया, जिसे खिड़की तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। कुछ दिन पहले पटना के 2 होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से आग लगने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ी। 25 मई को गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में आग लगने से 27 लोग मर गए थे। जांच में अब यह बात सामने आई है कि एसी में ब्लास्ट के कारण यह हादसा हुआ था। एसी में ब्लास्ट के बाद आग फैलती चली गई, जिससे पूरा गेमिंग जोन इसकी चपेट में आ गया। गर्मी के मौसम में अचानक एसी में ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि भैया एसी क्यों फट जा रहा है। देखिए, आजकल तापमान 50 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और ज्यादा गर्मी की वजह से एसी को कूलिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यानी उसका रनिंग टाइम बहुत बढ़ जा रहा है। क्योंकि भाई मान लीजिए पहले 42-44 डिग्री होता था, आधा घंटा आपने एसी चलाया, कमरा ठंडा हो गया। अब 50 डिग्री है तो वो भी ज्यादा एसी चल रहा है। इससे कंप्रेसर और दूसरे पार्ट ज्यादा गर्म हो जा रहे हैं और इसी से एसी फटने की घटनाएं हो रही। कई बार एसी की ठीक तरीके से सर्विस नहीं करवाने की वजह से एसी के कंडेंसर कॉइल में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। इससे भी एसी की हीट पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती और कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। इससे भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा खराब वायरिंग और लूज कनेक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, इससे भी एसी में आग लग सकती है। कई बार एसी लगवाते समय हल्की क्वालिटी की एमसीबी, प्लग, सॉकेट और वायर लगवा लेते हैं लोग। यह हल्की क्वालिटी का सामान जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। अगर आपके इलाके में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत है तो इससे एसी का पीसीबी यानी पावर सप्लाई सर्किट जो है वो ओवरहीट हो जाता है और उसमें भी आग लग सकती है। इसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंप्रेसर पर भी लोड पड़ता है, इसलिए एसी के साथ अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगाना चाहिए कहा जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि पुराने एसी की गैस लीक होने पर लोग लोकल इलेक्ट्रिशियन से सस्ती गैस डलवा लेते हैं, जिससे एसी में ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। कई बार एसी के ठीक से कूलिंग नहीं करने के बाद कई लोग इस पर ध्यान देने के बजाय एसी चलाते रहते हैं। इससे एसी पर लोड बढ़ जाता है और इससे भी एसी फट सकता है। कई बार जल्दी कूलिंग की वजह से भी बहुत लोग एसी को टर्बो मोड पर ऑन करते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने पर एसी चलाना खतरनाक हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यह मत सोचिए कि मेरा एसी नहीं फटेगा। अरे भैया, फटना है तो किसी का फट जाएगा। आपका एसी भी 50 डिग्री में ही ठंडा करने का प्रयास कर रहा है, उसका भी कर रहा है। लेकिन कई और फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका ही एसी फट रहा है। वायरिंग, कितनी देर चला, नहीं चला, सर्विस था, नहीं था, बहुत सारी चीजें मिलकर असर दिखाती हैं। एसी में ब्लास्ट होने से रोकने के लिए अगर कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती है। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एसी में आग लगने की दूसरी सबसे कॉमन वजह भी देखिए। लूज वायरिंग के चलते एसी में किस तरह आग लग सकती है, इसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अगर एसी की सर्विस या इंस्टॉलेशन के दौरान इसकी इंटरनल यूनिट की वायरिंग लूज रह जाए तो इससे भी एसी में आग लग सकती है। लूज वायरिंग की वजह से स्पार्किंग होती है, चिंगारी फेंकती है और इससे भी एसी आग पकड़ लेता है। इसलिए एसी लगवाते समय या सर्विसिंग के समय यह ध्यान रहे कि वायर का कनेक्शन ठीक तरीके से हो, ताकि आपको एसी में आग ना लगे आपकी एसी में। देखिए, थोड़ा थोड़ा पहले चिंगारी फेंका, उसके बाद धन से आग पकड़ लिया। अब यह भी समझिए कि एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो 1 से 2 घंटे तक एसी चलाने के बाद इसे बीच बीच में 7 से 10 मिनट के लिए बंद करते रहना चाहिए, और स्पेशली तब जब 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है।
इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से रोका जा सकता है। कई बार एसी की आउटर यूनिट या विंडो एसी के पिछले हिस्से में पानी का छिड़काव करके भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। एसी की सर्विसिंग का पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद इसकी सर्विस होनी ही चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो इस हिसाब से 2 महीने में एसी की सर्विस करवा लीजिए। इसके अलावा टर्बो मोड पर कुछ देर तक एसी चलाने के बाद इसे नॉर्मल मोड पर रख करिए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है टर्बो मोड के मुकाबले। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है और उसके आउटडोर यूनिट पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इसकी वजह से भी कंप्रेसर ठंडा नहीं हो पाता। इसके लिए आउटडोर यूनिट पर शेड लगा दीजिए। ऐसा करने से एसी कंप्रेसर के तापमान पर 5 से 6 डिग्री का असर दिखता है। एसी इंस्टॉलेशन यानी एसी लगवाते समय इस बात का ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी की एमसीबी, प्लग और सॉकेट और केबल लगवाई जाए। एसी खरीदते समय कंप्रेसर के हिसाब से जो गैस आई थी वही गैस डलवानी चाहिए। जैसे कंप्रेसर के हिसाब से एसी में R32, R22 या R410A गैस होती है। दरअसल हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए ये नहीं कि किसी ने भी कहा कि लाई ना हम डाल देते हैं, जरूर 5000 लेगा, हम 2 में कर देंगे, वो 2500 लेगा। यह ध्यान रहे कि घर में एसी या बिजली के आइटम में आग लग जाए तो इसे पानी से नहीं बुझाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में ये गलती कर बैठते हैं और बिजली के आइटम में आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह की आग से बचने के लिए घर में आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना चाहिए। इसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इस सिलेंडर से कुछ ही सेकंड में आग बुझाई जा सकती है। आजकल शॉपिंग साइट्स पर 1-1 लीटर के छोटे सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिल जाते हैं। हालांकि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहां इस तरह के सिलेंडर एसी के पास, सीढ़ी के पास रहते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में इतना कम समय होता है कि जब तक आप बाहर जाकर उसे लेकर आएंगे तब तक आग बढ़ सकती है। इसलिए घर में रखे सिलेंडर से आग बढ़ने से इसे जल्दी रोका जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह सिलेंडर खरीदते समय इसके इस्तेमाल से जुड़ी सारी बातें सीख लेनी चाहिए, ताकि आग बुझाते समय आप इसका तुरंत इस्तेमाल कर पाए। अब ये नहीं कि आग लगी या पूछ रहे कि चलता कैसे है जी, फिर तो हो गया कांड। तो इसलिए आपको यह बात बताई है, एसी चलाइए, ऐसा नहीं है कि डरने की जरूरत है, एहतियात के साथ चलाइए और थोड़ा संभल के चलाइए। पाठशाला